गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो आपका जल संसाधन वाला चैप्टर करा रहे थे, काफ़ी दिन से उसको एक वीडियो करवाने के बाद में पेंडिंग छोड़ रखा था। आज हम उसके आगे वाला टॉपिक कराएंगे। जल संसाधन के बारे में आपको बता दिया कि भारत में जल संसाधन की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज के टाइम में अगर हम बात करें तो शुद्ध जल है उसकी सबसे बड़ी समस्या हो रही है, और उस समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है, और हर देश किसी न किसी तरह से इस समस्या से निपटने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो आज हमारा जो है जल संभावित जल समस्याएं, यही हमारा पहला आज का टॉपिक है। देखो, जल संभावित समस्याएं कौन कौन सी हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या हो रही है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो जितना जल किसी व्यक्ति मिलना चाहिए उसमें भारत दुनिया में बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कुल जनसंख्या है वो 134 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए एक हम ये कहें कि अगर जल संसाधनों की वजह से हमारी कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कमी है वो है कि हम किसी भी कोई भी संसाधन हमारे देश में है उसको हम अपने ये कहें सिस्टमेटिक तरीके से उसको उपयोग में नहीं लाते, बल्कि उसको हम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। तो आज के टाइम में हमारे यहाँ पे जो जल संसाधन की जो सबसे बड़ी संभावित समस्या है, पर सबसे पहले वह है बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है औद्योगिक जो है उसके द्वारा औद्योगिक कचरे के द्वारा जल के प्रदूषण, और तीसरा क्या है कि अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, तो आज आप देखिए हमारा क्या है, जल के गुणों का ह्रास किस प्रकार से होता है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल की समस्या ये की है, शुद्ध जल की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी है कि जल में गुणवत्ता की सबसे बड़ी कमी आ रही है। कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जलों में सबसे ज़्यादा यानी कि हमारे यहाँ झरने हैं, नदी है, तालाब है, यहाँ पे कूड़ा करकट और अपशिष्ट पदार्थों को बहुत ज़्यादा बहा दिया जाता है। इस वजह से जो जल की जो वास्तविक गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है, और उसमें ये कहें कि हम जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत बड़े हानिकारक होते हैं। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल से। जल बाह्य पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं, इसे मानव उपयोग योग्य नहीं रहने देते। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों यानी क्या करें, मान लो कि जैसे हमारे ज़्यादातर जो बड़े नगर हैं या फिर बड़े औद्योगिक जो हैं, इंडस्ट्री जो बड़ी हैं या बड़े उद्योग हैं, वो ज़्यादातर नदियों के किनारे पे लगे हुए हैं। ठीक है, और बड़े शहर हैं वो भी सारे नदियों के किनारे हैं। तो इन उद्योगों में से, चाहे वो लोहा का उद्योग हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो मेडिसिन का, दवाई का उद्योग, इन सभी का जो अपशिष्ट जो गंदगी होती है वो ज़्यादातर नालों के द्वारा नदियों में छोड़ दी जाती है। यही हालत हमारे शहरों की है कि वो अपने घर का जो घरेलू कचरा होता है, या भी ये कहें कि हमारे जो किचन का या अपने घर का गंदा पानी होता है, या हमारे देखिए सीवर का जो गंदा पानी होता है वो कि आसपास के नदियों और झीलों में छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो समस्या हमारे यहाँ पे है वो है सूक्ष्म जीव, यानी कि यहाँ तक मरे हुए जीव जंतु या मरे हुए मनुष्य की डेड बॉडी, ये इस तरह के जो है, या फिर ये ज़्यादातर जो रासायनिक जो हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटलों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, नदी और नालों में बहा दिया जाता है। इस कारण से रासायनिक पदार्थ हैं, औद्योगिक कचरा है, और ये क्या होता है, इस जल की गुणवत्ता को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। इसे मानव उपयोग नहीं के लिए छोड़ते नहीं, ये बहुत ही विषैले होते हैं। जो झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों व अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं वे जल धुल जाते हैं अथवा जल के निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण होता है और जल के गुणों में कमी आने शुरू हो जाती है, प्रभावित होते हैं। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाता है और भौम जल को प्रदूषित करता है, यानी कि ज़मीन को। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हैं कि कुछ बहुत ही जहरीले जो खतरनाक रासायनिक होते हैं या अपशिष्ट होते हैं, उनको क्या कहता है, ज़मीन के अंदर खड्डा खोद कर उसको ज़मीन में दफना दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन इन्हीं के क्या होते हैं, ये पानी के द्वारा रिस कर धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो भौम जल होता है, ज़मीन का जो अंदरूनी जल होता है वो भी दूषित हो जाता है। देश में गंगा, यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ उन पर स्थित शहर बसाई गई हैं। देखो, हमने अभी देखा बड़ा यहाँ पे लॉकडाउन था अप्रैल और मार्च में, जो लॉकडाउन लगा था 1 महीने का, पूरे अप्रैल, उस लॉकडाउन में आपने देखा सभी इंडस्ट्री बंद थी, सभी ये कहें कि यातायात के संसाधन बंद थे। इस कारण से गंगा और यमुना का पानी एकदम से साफ हो गया था, बिल्कुल प्योर हो गया था। लेकिन ये बात साफ जाहिर है कि दिल्ली
के किनारे, जो दिल्ली है वो यमुना के किनारे बसा हुआ है। गंगा के किनारे बड़े बड़े जो जैसे यूपी के जो शहर हैं जैसे इलाहाबाद है, तो ये क्या करते हैं, ये शहर ज़्यादातर अपनी गंदगी, अपनी विशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, नदी में बहा रहे हैं। इस कारण से उसका जल बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा था। ठीक है। जल संरक्षण का और प्रबंधन, किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जा सकता है, किसको उसका प्रबंधन किया जा सकता है। खास करके इसमें सरकार भी अपना काफ़ी योगदान दे रही है, कोशिश करी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि हम लोगों की जागरूकता न होने की वजह से क्या होता है कि सरकार के द्वारा किए गए जो प्रबंधन होते हैं वो असफल हो जाते हैं। क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनमानस का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अलावणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती हुई मांग से शत पोषण विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन को संरक्षण और प्रबंधन करना आवश्यक हो गया है। विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसके अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने हैं। जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने के लिए जल बचत तकनीक विधियों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। मुख्य स्रोत दिल्ली और इटवा के बीच यमुना नदी देश में अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियों में अहमदाबाद से साबरमती, लखनऊ, गौतमी, मदुरई में काली, अंडियार, कुआम, वेगई, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा भौमजल प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है। ठीक है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974, सबसे पहले जो वैधानिक रूप से जो जल अधिनियम बनाया गया था वो 1974 में बनाया गया था, जिसको करते हैं प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा परिणाम, ये अधिनियम यानी कि दूसरा पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था। ये अधिनियम जरूर याद कर ले बेटा। और जो मैं करा रही हूँ वो NCERT की बुक से करा रही हूँ। जिस बच्चे के पास भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, प्लीज़ वो अपने इस वीडियो के द्वारा बेटा ये जो NCERT के जो आंकड़े हैं उनको ठीक कर ले। इसके अलावा क्या है, प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुई है। परिणाम यह हुआ कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977 को, जिसका उद्देश्य क्या है, प्रदूषण कम करना, उसके सीमित प्रभाव हुए, जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी एक कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषण से प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे देश में अगर जल प्रदूषण को रोकना है तो जन साधन को इसके लिए सबसे ज़्यादा जागरूक होना जरूरी है। जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग कैसे किया जाए, यानी कि एक बार काम में लिए हुए जल को दोबारा से उसको रिफाइन करके, दोबारा से उसको फिल्टर करके उसी पानी को दोबारा से काम लेना, उसको जल चक्र कहा जाता है। आई समझ में आपको? अगर आपको बता दूं, बड़े बड़े महानगर है, दिल्ली है, बम्बई है, कोलकाता है, चेन्नई है, या इसी तरह से दूसरे जो बड़े महानगर हैं, उनमें जो घरों का जो गंदा पानी, शिवरों का जो पानी जाता है, उसी पानी को फिल्टर करके दोबारा से घरों में क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। आज के टाइम में कई बार इस बात के लिए आवाज़ भी उठी है कि ऐसा पानी क्या होता है, एकदम से साफ फिल्टर नहीं हो पाता, और वो पानी क्या होता है, लोगों में ज़्यादातर बीमारियां फैलाने का काम करता है। ठीक है। तो जल के पुनः चक्रण बहुत ज़रूरी है। अगर उसको उपयोग में लाना है तो उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। पुनः चक्रण और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलावणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए आकर्षक विकल्प है, जिसका कारण शीतलन व अग्निशमन। शीतलन आपको पता होना चाहिए बेटा। शीतलन कभी मैंने आपको 10th में बताया था। शीतलन का मतलब क्या होता है, लोहे को जब ज़मीन से निकालते हैं, जो कि लोहा ऐसा होता है, कच्चा लोहा जो होता है वो इतना कठोर नहीं होता। उसको कठोर बनाने के लिए उसके अंदर 1 टन लोहे के अंदर 10 किलो मैग्नी डालकर उसको कठोर बनाया जाता है। जब उस तरह लोहे की सीलें तैयार की जाती है तो उस गर्म सीलों को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी डाला जाता है, और उसी पानी को डालने की विधि को क्या कहा जाता है, शीतलन विधि कहते हैं। अग्निशमन, आग बुझाने के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है तो उसको पुनर्चक्रण किए हुए जल का प्रयोग किया जा सकता है।
जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल को पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनर्चक्रण एवं सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनर्चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपयोगिता आवश्यक हो गई। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। हमारा सिलेबस हो चुका है, रिवीजन हमारा चल रहा है, तो हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े से के साथ में जितना मैं कराती हूँ उतने ही आप पेपर दोबारा पढ़ो और साथ में उनके शॉर्ट क्वेश्चन खुद करो। ठीक है बेटा, ओके।